नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी को हमारे साथ मिलकर कर रहे होंगे। करंट अफेयर का कितना इंपॉर्टेंस है आपके एग्जाम्स में आप जान रहे हो, चाहे यूपीएससी का एग्जाम हो, स्टेट पीसीएस का हो, लोअर पीसीएस हो, वनडे हो, रेलवे हो, सीडीएस हो, एनडीए हो, या अब तक की यहाँ तक कि सीयूईटी का एग्जाम हो, हर एग्जाम में जो है करंट अफेयर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और खास करके जो लोअर पीसीएस और वनडे एग्जाम्स है उनमें तो वन लाइनर करंट अफेयर का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, जिसमें नियुक्ति, निधन, पुरस्कार और ये अन्य इस तरह से बहुत सवाल सीधे सीधे पूछे जाते हैं और इसका एक ही आंसर सेंटेंस में आंसर होता है। ऐसी खबरें मैं लेकर आया हूँ। मेरा नाम है प्रशांत और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का क्रॉनिकल पत्रिका के यूट्यूब चैनल क्रॉनिकल इंडिया पर। चलिए शुरू करते हैं। राइट, तुहिन कांता पांडे जी, इनका नाम काफ़ी चर्चा में है। आपने पिछले कुछ दिनों में न्यूज़पेपर में या रेडियो पर या खबरों में ये नाम ज़रूर सुना होगा, क्योंकि केंद्रीय मंत्रिमंडल इन्होंने नियुक्ति की है, नियुक्त समिति, राइट, उन्होंने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी इनके 11वें अध्यक्ष के रूप में तुहिन कांता पांडे जी की नियुक्ति की मंजूरी दे दी है। तुहिन कांता पांडे ये वर्तमान में केंद्रीय वित्त मंत्रालय में वित्त और राजस्व सचिव है। ये सचिव पद पर कार्यरत है अभी, मगर अब वो जो है सेबी के अध्यक्ष बन चुके। केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय यानी डीओपीटी, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, इन्होंने पांडे जी की नियुक्ति को लेकर एक अधिसूचना भी जारी कर दी है। यानी कि अब जो है भारतीय प्रतिभूति व विनिमय बोर्ड यानी सेबी, इसकी जो मौजूदा अध्यक्ष है माधवी पुरी बुच, उनका 3 साल का जो कार्यकाल था, जो 28 फरवरी तक था, उसके बाद से 1 मार्च से जो है इन्होंने अपनी जो है मतलब ही विल चेयर द राइट। बुच ने 2 मार्च 2022 को सेबी का पदभार संभाला था और कांता जी ने जो है वो 1 मार्च को अपना पदभार संभाल लिया है। कानूनी प्रावधान है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा के नियम और शर्तों के लिए जो 1992 के अनुसार आता है, और वो निम्न इस प्रकार है। जो सेबी के अध्यक्ष है, राइट, वो पूर्णकालिक सदस्य और अधिकतम कार्यकाल उनका 5 साल वर्ष से अधिक नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि कोई व्यक्ति एक तो वो फुल टाइम रहेगा चेयरमैन, बट अध्यक्ष जो है वो फुल टाइम रहेगा, बट वो मैक्सिमम 5 ही साल रह सकता है, उससे ज्यादा नहीं। अधिकतम मैक्सिमम है ये, मैक्सिमम, राइट। मैक्सिमम का मतलब वो है कि ज्यादा से ज्यादा वो 5 साल ही रहेगा। और कोई भी व्यक्ति 65 वर्ष की आयु 65 ईयर और उसके बाद नहीं रह पाएगा। अगर वो 66 साल का है तो इस पद पर नहीं रहेगा 65 साल तक या 5 साल। सरकार अध्यक्ष या पूर्णकालिक सदस्य की नियुक्ति करते समय ये देखेगी, राइट, ये ऊपरी जो 2 महत्वपूर्ण प्रावधान है वो कंप्लीट कर रहे हैं कि नहीं, ये देखेगी। भारतीय विनिमय जो प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी की स्थापना जो है वो 12 अप्रैल 1988 को हुई थी और ये भारत सरकार के एक आदेश द्वारा इसको की गई थी। मुख्यालय इसका मुंबई में है और 1992 में इसको विनिमय बोर्ड के रूप में अधिनियम 1992 के प्रावधानों के तहत एक वैधानिक निकाय इसको बनाया गया था, जो 30 जनवरी 1992 से लागू है। ये सेबी जो है भारत में पूंजी बाजार और कमोडिटी बाजार का नियामक है। शेयर बाजार जो है, राइट, और कैपिटल बाजार, इन दोनों के लिए विनिमय करने का काम करते हैं। तुहिन कांता पांडे जो है वो पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ से पढ़ाई उन्होंने की है अर्थशास्त्र में, राइट। ये एमए की डिग्री हासिल करने वाले तुहिन कांता पांडे ये उच्च शिक्षा के लिए विदेश भी गए थे। इन्होंने ब्रिटेन में प्रबंधन यानी मैनेजमेंट की पढ़ाई की और बर्मिंघम विद्यालय में इन्होंने मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन MBA की भी उपाधि हासिल की है। 1987 में ये ओडिशा कैडर के IAS अधिकारी, और इन्होंने अभी जो है सबसे लंबे समय तक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले सचिव भी बन गए हैं वित्त मंत्रालय में, राइट। उनके कार्यकाल के दौरान एयर इंडिया और नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड इनका निजीकरण किया गया था। इनको बहुत अच्छे से जानते भी, अगर आप इनका नाम डालते हो गूगल में तो सबसे पहले आपको जो है एयर इंडिया दिखेगी। राजस्व सचिव के रूप में इन्होंने 9 जनवरी 2025 को पदभार ग्रहण किया था और फिर भारत के वित्त सचिव के रूप में भी इनको नामित किया गया था। इनका विशिष्ट करियर है, इन्होंने संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन UNIDPO में भी काम किया है और
कई अन्य महत्वपूर्ण काम भी इन्होंने किया हुआ है। राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेदिक पुरस्कार दिया गया है आयुष मंत्रालय के द्वारा, जो पारंपरिक भारतीय चिकित्सा यानी आयुर्वेदिक सिद्धा पंचकर्म जिसे कहा जाता है, राइट, पंचकर्म जिसे कहा जाता है, आयुष होता है ना, आयुष, आयुर्वेद, योगा, राइट, ये सब आयुर्वेद, योगा, सिद्धा, पंचकर्म, ये सारा, राइट। आयुष मंत्रालय ने प्रतिष्ठित आयुर्वेदिक चिकित्सक को राष्ट्रीय धन्वंतरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पुरस्कारों में एक प्रशस्ति पत्र, भगवान धन्वंतरी की मूर्ति और 5 लाख रुपए का नगद इनाम भी इसमें दिया गया है। इस वर्ष के जो पुरस्कार प्राप्त करते हैं उसमें आयुर्वेद में उनके जो बहुत रिमार्केबल वर्क है उसके लिए वैद्य ताराचंद शर्मा, वैद्य मायाराम उनियाल और वैद्य समीर गोविंद जमदाग्नि, इन तीनों को दिया गया है, राइट। तो इसका उद्देश्य क्या है, जो आधुनिक स्वास्थ्य देखभाल है उसमें आयुर्वेदिक को एकीकृत करना, एकीकरण करना, मतलब ऐसे कामों को प्रोत्साहन देना, और जो भारत की पारंपरिक चिकित्सा है, जो भारत की धरोहर है, ज्ञान है, भारत में जीवक जैसे सर्जन भी हो चुके हैं जो बुद्ध के समय में हुआ करते थे। तो ये जो भारतीय परंपरा आयुर्वेदिक का बहुत बड़ा एक खजाना है हमारे पास, उस पारंपरिक चिकित्सा ज्ञान को संरक्षित करना तथा जो आयुर्वेदिक अनुसंधान है, अभ्यास है, शिक्षा में योगदान है, इसके आधार पर ये पुरस्कार, सारे के सारे पुरस्कार प्रदान किए जाते थे। इस साल जो 3 लोगों को पुरस्कार दिया गया है उसमें सबसे पहले वैद्य ताराचंद शर्मा, ये एक नाड़ी वैद्य लेखक भी है। इन्होंने कई सारी किताबें लिखी है, जो और साहित्य और आयुर्वेदिक निदान इसमें काफ़ी अपना योगदान दिया है और उसी योगदान को सराहा गया है। सेकंड है वैद्य मायाराम उनियाल, ये लगभग 60 सालों से यानी 6 दशक से अधिक समय हो चुका है इन्होंने सेवा की है। इसके साथ साथ द्रव्य गुण विज्ञान के ये बहुत बड़े विद्वान है, इनका व्यापक लेखन है और इनके नेतृत्व ने जो है आयुर्वेदिक क्षेत्र में और यंग माइंड्स आए, उन यंग माइंड्स को इन्होंने काफ़ी प्रभावित, प्रेरित किया है। वैद्य समीर गोविंद जमदग्नि है, ये विश्व व्याख्यानमाला राष्ट्रीय सम्मेलन और विश्व आयुर्वेद प्रबोधिनी के संस्थापक भी है। ये लगभग 4 दशक यानी 40 सालों से आयुर्वेदिक शिक्षा को इन्होंने बदल दिया है, उसमें बदलाव के लिए काम कर रहे हैं। आधुनिक समय के साथ कैसे आयुर्वेदिक को एक कोलैबोरेट किया जाए, किस तरह से उसका रिलेवेंसी और बनी रहे, इस पर इन्होंने काम किया है। चलिए अगली न्यूज देखते हैं। एक कॉन्फ्रेंस हुई है, भारत कॉलिंग कॉन्फ्रेंस 2025, ये मुंबई में हुई है। उसमें केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी गए थे मुंबई में, भारत कॉलिंग कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया और इसमें भारत कैसे वैश्विक महाशक्ति में बदलेगा और बदलेगा ही बदलेगा, इस तरह का पूरा सिनेरियो बन रहा है, उस पर उन्होंने जोर दिया। मुंबई में आईएमसी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा ये कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी और कहा गया था कि भाई जो विकसित भारत 2047 है, मैंने पढ़ाया भी आपको, विकसित भारत @2014 एक रास्ता है और सभी के लिए और अग्रणी समृद्धि विषय पर आयोजित यह सम्मेलन था। वैश्विक आर्थिक विकास में भारत की जो महत्वपूर्ण भूमिका है और भारत एक निवेश का बहुत बड़ा स्थान बन रहा है, उसको, इसकी क्षमता को इस प्रोग्राम में रेखांकित किया गया। भारत एक बहुत ही फ्लेक्सिबल इकोनॉमी है और एक बड़े उपभोक्ता बाजार, दुनिया का सबसे बड़ा बाजार, क्योंकि इतनी बड़ी जनसंख्या है, वो व्यापार अनुकूल सरकारी नीतियां और भारत के विभिन्न क्षेत्रों में निवेश, ये सभी को आकर्षित करने के लिए भारत तैयार है। सरकार ने ऐसी नीतियां बनाई है जिसके कारण दुनिया भर के जो इन्वेस्टर्स है वो भारत में आएंगे और यही चीजों को यहाँ किया गया। श्री गोयल ने भारत के बारे में कहा कि भाई 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाना है और उसके लिए 5 महत्वपूर्ण कारक है जिसकी रूपरेखा तैयार की गई है सरकार के द्वारा। एक, छोटे व्यवसायों की जो गुणवत्ता और प्रबंधन है उसमें सहायता की जाएगी। एमएसएमईज, मैं अक्सर आपको पढ़ाता हूँ एमएसएमईज, राइट, जो एमएसएमईज है उसमें बहुत हमारी इंपॉर्टेंट है, लघु और मध्यम उद्योगों को पूरा उसका मैनेजमेंट और वो। दूसरा है व्यापार और वाणिज्य में स्टेबिलिटी लाना है, स्थिरता लाना है, राइट। दुनिया भर में जिस तरह का अभी चल रहा है, जैसे ट्रंप और यूक्रेन और रशिया और बहुत अजीब ही वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है, उस वर्ल्ड ऑर्डर में हमें इकोनॉमिक्स मतलब व्यापार एंड कॉमर्स को बहुत अच्छे से, ट्रेड एंड कॉमर्स को, समावेशी विकास या इंक्लूसिवनेस तो बहुत जरूरी है।
सबका साथ सबका विकास जिसे हम कहते हैं, इंक्लूसिवनेस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर हमारे भारत का SC ST OBC महिला, विकलांग, दलित या जो भी पिछड़ा समुदाय है, जो मान लीजिए जो शहरों में भी जो झोपड़पट्टी में रहता है या गांवों में रहने वाला, अगर भारत का कोई भी एक सेक्टर मतलब कोई भी एक वर्ग जो है अगर विकास की गंगा में अगर नहीं आया, नहीं वो मुख्य धारा में आया, तो भारत विकसित नहीं होगा। सो दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंक्लूसिव डेवलपमेंट। कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट, एग्जैक्टली इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हमें ये सब कुछ अचीवमेंट करना है तो जब तक स्किलफुल लेबर नहीं होगी हमारे पास, स्किलफुल पर्सन एंड वर्क फोर्स जिसे हम कहते हैं, वर्क फोर्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और स्किल इट इज इन एवरीथिंग। स्किल इट मीन्स, देखिए स्किल पारंपरिक स्किल भी है, जैसे कढ़ाई, बुनाई, लोहार, सुतार, सारे काम है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट अभी AI का जमाना आ चुका है, तो वहां तक का स्किल हमें विश्वकर्मा से लेके दुनिया का विश्वकर्मा वहां तक हमें स्किलफुल करना है। और प्रतिस्पर्धात्मक और दक्षता, राइट, ये पांच ऐसी चीजें हैं जो हमें भारत को 2047 तक विकसित भारत करेगा। अगली न्यूज देख लेते हैं। अभिनेता जीन हैकमैन का निधन हो चुका है। ये ऑस्कर पुरस्कार विजेता है जीन हैकमैन। इनका 95 ईयर्स की उम्र में निधन हो चुका है। ये अपने घर में पत्नी के साथ मृत पाए गए। हैकमैन हॉलीवुड के सबसे प्रतिष्ठित और सम्मानित कलाकारों में से एक थे और ये इन्होंने बहुत ही जटिल खलनायकों का रोल किया और ये मोस्टली खलनायक के लिए भी जाना जाता था। इनका करियर काफी कई दशकों तक चला। द फ्रेंच कनेक्शन, अनफॉरगिवनेस, सुपरमैन, बोनी एंड क्लाइड और द रॉयल टेनेम्बांस, ऐसी बहुत बेहतरीन फिल्मों में इन्होंने भूमिका निभाई। और इसके बाद हॉलीवुड के सामाजिक परिदृश्य बचते हुए एक निजी व्यक्ति भी बने रहे, मतलब वो कभी भी वैसे सेलिब्रिटी नहीं बने, अपना सिंपल जीवन उन्हें गया। द फ्रेंच कनेक्शन 1971 में आई थी और NYPD जासूस जिमी पॉपी डायल की इन्होंने भूमिका की थी। अनफॉरगिवनेस 1992 में आई थी। इसमें एक शेरिफ लिटिल बिल डैगेट जो बहुत ही भ्रष्टाचारी व्यक्ति होता है उसका किरदार इन्होंने किया। बोनी और क्लाइड 1967 में आई थी और इसमें इन्होंने दुनिया की मतलब जिंदगी की अपनी पहली सबसे बड़ी भूमिका की थी, अर्जित भी की थी। सुपरमैन 1978 और ये लेक्स लूथर की इन्होंने भूमिका निभाई थी। द कन्वर्सेशन 1974 वाटरगेट युग में ये बहुत ही स्पाई थ्रिलर फिल्म है। और हुसियर्स 1986 में आई थी, एक कॉलेज कोच की भूमिका इन्होंने निभाई थी। और द रॉयल टेनेम्बाम्स 2001 में आई थी और इसमें भी इन्होंने एंडरसन के क्लासिकल चित्र निभाया था। अगली खबर है 2024 में इंटरनेट शटडाउन को लेकर रिपोर्ट आई है। एक्सेस नाउ की एक रिपोर्ट है। इसमें जो है विश्व स्तर पर इंटरनेट शटडाउन, इंटरनेट कम चलना और बंद होना, इसके लिए 2024 सबसे खराब वर्ष था और 54 देशों में 54 देशों में रिकॉर्ड 296 टाइम्स इंटरनेट शटडाउन किया गया। ये पिछले वर्ष की तुलना में जैसे 39 देशों में हुआ था और 283 बार हुआ था, उसके हिसाब से 2024 सबसे खराब वर्ष गया जहां इंटरनेट बंद कर दिया गया। और इसके कारण लगभग 35% आबादी जो है, मतलब प्रभावित देशों की संख्या में 35% की वृद्धि ये दिखाता है। 2024 में एक्सेस नाउ ने 54 देशों में 296 बार इंटरनेट शटडाउन होने की घटनाओं का दर्ज किया है और 2023 में ये 283 थी, इस हिसाब से तो काफी बढ़ गया है। भारत में 84 टाइम्स यानी 84 बार इंटरनेट बंद किया गया। म्यांमार में 85 बार, राइट, और ये सबसे अधिक प्रभावित देशों में से एक बन गए भारत। और ये पाकिस्तान और रूस में भी उल्लेखनीय बंदी देखी गई। 2024 के अंत तक 47 बार वह बंदी सक्रिय रही और 35 एक वर्ष से अधिक एक समय तक चली थी, राइट। ये बहुत ही खतरनाक आंकड़े कि जो देश की सरकारें हैं वो किसी भी कारणवश, मान लीजिए जैसे कई दंगे फसाद जैसे हालात है, कम्युनल डिस्टर्बेंस है, व्हाटएवर, इसके कारण इंटरनेट नहीं चाहती कि सूचनाएं सब तक पहुंचे, गलत सूचनाएं। 2024 में पहली बार इंटरनेट शटडाउन हुआ 7 देशों में, कोमोरोस, अल साल्वाडोर, फ्रांस, गिनी बिसाऊ, मलेशिया, मॉरिशस और थाईलैंड, राइट। इसमें पहली बार इंटरनेट शटडाउन किया गया। एक्सेस नाउ की रिपोर्ट दिखाती है कि एम्बोल्डेड ऑफेंडर्स एंजर्ड कम्युनिटीज इंटरनेट शटडाउन इन 2024, ये शीर्षक वाली रिपोर्ट है और ये बता रही है कि
ये एक सरकार का नियंत्रण और दमन इन उपकरण के लिए इसमें देखा गया है, और ये मानव अधिकार और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता की सामने ये इंटरनेट शटडाउन एक बहुत बड़ा खतरा है कि सरकारें नहीं चाहती कि आप आपस में बात करो, आप जैसे चाहे सूचनाएं वैसे दें, मगर किसी भी देश के लिए ये भी जरूरी है कि फेक न्यूज़ का ज़माना भी है, तो फेक न्यूज़ के साथ ये इशू नहीं होना चाहिए। इसलिए ये सारी चीज़ें सरकारें इस चीज़ों को देखती है और शटडाउन, इंटरनेट शटडाउन करती है। भारत में भी मणिपुर और नॉर्थ ईस्ट में कई जगह पर इंटरनेट शटडाउन ही रहता है। अभी आपने देखा होगा कि किस तरह से वहाँ पे अफवाहें, कुंभ में जो है भगदड़ मची, तो अफवाहें ज़्यादा ना फैले इसलिए भी शटडाउन किया जाता है। तो ये भी एक पक्ष है इसका। ठीक है, तो चलिए आज की खबरों के लिए हम यही रुकेंगे। तब आप जो है इन सभी क्लासेस को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके क्रॉनिकल इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।